एक सेकेंड बस, चल। तो बेटा आज हम लोग सारे के सारे जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर 1 से बन सकते हैं, आपके वो असर्शन रीजन जितने भी बन सकते हैं, वो सारे के सारे पीडीएफ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम आए तो प्लीज बताते जाना, ठीक है। ऑडिबल, विजिबल, सबको स्क्रीन दिख रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? स्क्रीन दिख रही है सबको? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा आप सब लोगों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कल पूरा चैप्टर, ठीक है। एक एक करके सारे मल्टीपल चॉइस खत्म करेंगे इसके। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? तो इसका आंसर है 32 ईयर्स। किया था ये भी हमने। क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन रेफर्स टू। तो ये भी कल एक क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पीपल एंगेज्ड इन डिफरेंट सेक्टर्स। ओके, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, इंडियाज डेमोग्राफिक कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो बेटा लो लेवल ऑफ लिटरेसी, लो मोर्टेलिटी रेट, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये तो गलत है, राइट। हाई लेवल ऑफ लिटरेसी ये गलत है, लो लेवल ऑफ लिटरेसी ये सही है, लो मोर्टेलिटी रेट ये गलत है। तो इसका आंसर होगा बेटा डी, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, हाई मोर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 4, parts of then Madras presidency comprises areas of the present day states। उस टाइम पर मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, आज के कौन कौन से स्टेट्स हैं? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट in the field of cotton and silk, textile, metal and precious works, etc. These products enjoyed a worldwide market due to reputation of the fine quality, सही है, high standard of craftsmanship, ये भी सही है, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंडिया से कोई भी बंदा इंपोर्ट करता था कोई भी सामान, मतलब इंडिया अगर एक्सपोर्ट करता था, तो उसमें क्राफ्ट्समैनशिप बहुत अच्छी थी, मतलब हाथों की कारीगरी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि डी हो गया इसका आंसर। फिफ्थ का, सिक्स्थ, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? तो पर कैपिटा इनकम बेटा हमने पहले ही क्वेश्चन में करा था 0.5%, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट ऑब्जेक्टिव डिड द ब्रिटिश इंटेंड टू अचीव थ्रू इट्स पॉलिसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया? ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या किया था बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, राइट। तो उसका मेन मोटिव क्या था? तो हमें कितने ऑप्शंस दे रखे हैं? एक सेकेंड, हाँ, तो हमें कितने ऑप्शंस दे रखे हैं? टू मोबिलाइज द आर्मी, टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द पीपल। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी? तो लेस देन 2%, ठीक है बेटा, लेस देन 2%, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नाइन्थ, व्हाट वाज द लास्ट सेंसस ऑपरेशन कंडक्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया? सबसे लास्ट तो 1941। याद रखना, फर्स्ट नहीं पूछ रहा है वो, ब्रिटिशर्स का सबसे लास्ट कौन सा था? तो 1947 में हम आजाद हुए थे, तो 1941 सबसे लास्ट हुआ। 1881 सबसे पहला था,
ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर डोमिनेटेड बाय, कॉटन टेक्सटाइल मिल किसके हाथ में थी बेटा? इंडियंस के हाथ में, ठीक है। और जो जूट की मिल थी वो फॉरेनर्स के हाथ में थी, याद रखना। Which year is described as the year of Great Divide? 1921 सी। बेटा जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो बता देना, मैं पीपीटी ओपन करके हम उसको डिस्कस कर लेंगे। What was the infant mortality rate? तो बेटा कितना था? 218 पर थाउजेंड। देखो इसमें ना ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा सा, एक दो नंबर का, ठीक है। तो आप 218 को मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कहीं भी लिख लेना अलग से। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी। Under colonial dispensation, the economic policies of the government were concerned with। अब ब्रिटिशर्स का जब टाइम चल रहा है तो जितनी भी पॉलिसीज बनेंगी वो प्रमोशन ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बनेगी, ठीक है। यानी कि डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। टाटा आयरन स्टील कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। The main interest of the zamindar was to improve the condition of agriculture, नहीं, to produce cash crop, नहीं, to collect rent। 15 का आंसर हो जाएगा बेटा सी। 16 what was the condition of foreign trade? तो बेटा नेट एक्सपोर्ट तीन थे, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, सरप्लस जितना भी आता था वो ब्रिटिशर्स अपने लिए ले जाते थे, तो सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेड वाज स्पेंट ऑन वार एक्सपेंसेस, और नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द डेमोग्राफिक स्टेटस ऑफ ब्रिटिश इंडिया कैन बी हाईलाइटेड थ्रू ऑल ऑफ दीज। 218 था बेटा इन्फेंट मॉर्टेलिटी, याद रखना, लिख लेना इसको, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 है, इसको 32 कर लेना, ये सही है, बस 32 कर लेना। एक्चुअली ना आप लोगों को जो उसमें दे रखा है वो 1941 का, सॉरी 1951 का डेटा दे रखा है, इसको 32 साल ही लिखना, 44 मत लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑन इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वाज। देखते हैं क्या कह रहा है, इसके ऑप्शंस क्या है। इंडिया बिकम द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड, ए सही है बेटा इसका, है ना। चलिए 19। नेम द प्राइमरी आइटम ऑफ इंपोर्ट मेड बाय इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो बेटा रॉ सिल्क, ठीक है। अच्छा अच्छा, इंपोर्ट कह रहा है वो, इंपोर्ट किन चीजों का किया गया था, देखो बनाया नहीं, वो ये कह रहा है इंडिया स्टार्टिंग में किन चीजों का इंपोर्ट करता था, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स का, बने बनाए चीजें हम वहां से लेते थे। देखो ये तीनों जो है ना ये रॉ मटेरियल है, और कैपिटल गुड फिनिश्ड गुड है, तो इंडिया वाज द नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड, ठीक है। देखो एज इट इज लाइन आ गई है। मोस्ट ऑफ द स्टडीज डिस्क्लोज दैट India's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%. Next, identify positive contributions of British rule। तो ब्रिटिश रूल का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, सेटअप, या बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी था, और सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। देखो अगर हम ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करें तो ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने हमें कैश क्रॉप करना सिखाया था, लेकिन फूड ग्रेन्स में हम सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं हुए थे बेटा। मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, तो इसका आंसर बेटा ए आएगा। सबसे अच्छा आंसर जो है ना इसका वो ए है। अच्छा, सेल्फ सफिशिएंसी की जगह यहाँ राइज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स होता तो ऑल ऑफ दीज आंसर हम कर सकते थे। तो 21 का याद रखना, हमें आंसर क्या करना है, ए। 22, डैश वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट फेमाइन। तो ये तो हमने पढ़ा ही था बेटा, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डी आंसर है इसका 22 का। 23, व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर गए तो
Suffering from massive poverty, yes. Having a strong industries, no. Flourishing economy, no. Strong infrastructure, no. तो इसका आंसर होगा ए 23 का. 24. Choose the statement which does not state about infrastructure condition. Railway was introduced in 1820. No, 1850. ये गलत है. Road were constructed by Britishers primarily for movement of army. सही है. Indian export expanded during this period. ये भी सही है. ठीक है. Britishers took measure to develop inland trade and sea routes. ये भी सही है. मैंने बताया था उड़ीसा के कोस्टल एरियाज पर उन लोगों ने सी रूट्स बनाए थे, लेकिन बाद में उनको एज इट इज छोड़ दिया था. तो इसका आंसर होगा बेटा ए. 24 का ए गलत है. व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी? तो बेटा आंसर कभी भी 44 मत लगाना, ए लगाना. 32. नेक्स्ट 26. which of the following is false in the context of agriculture sector during the colonial period? तो 85% डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. गलत है बेटा ये. 85% कहां डिपेंड थे? लगभग 72% थे. इंडिया वॉज सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल्स. ये भी गलत है. ठीक है. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द जमींदारी सिस्टम. ये सही है. द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रमोटेड द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप. ये भी सही है. अब इन दोनों में देखो फिर से कंफ्यूजन हो गया कि आप बी वाला आंसर दोगे या ए वाला आंसर दोगे. ये दोनों ही गलत है. तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं हुआ था बेटा फूड में. अच्छा, रॉ मटेरियल में जरूर हो गया था. रॉ मटेरियल तो उन लोगों ने इतना बनवाया था हमारे यहाँ, तो इसलिए आप इसको सही कह सकते हो. तो इसका आंसर हो जाएगा ए गलत है. ठीक है. तो 26 का अगर ए गलत है तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, आंसर हो जाएगा बेटा डी. ठीक है. ओनली ए फॉल्स है 26 का. चलिए 27. व्हाट इज मीन्ड बाय कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? तो प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल्फ कंजप्शन. तो इसका आंसर होगा सी, कैश क्रॉप. नेक्स्ट 28. द रेलवेज अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टू वेज. तो बोथ कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप एंड ब्रोकन द ग्रोथ जोग्राफी. हाँ, ए सही है बेटा इसका 28 का. 29. an economy which is made to serve the interest of its rural is called colonial, right? तो 29 का डी. रूलर को अपने रूलर के इंटरेस्ट के लिए जो काम करती है उसको कॉलोनियल बोलते हैं. तो इंडियन इकोनॉमी उस टाइम पे कॉलोनियल ही थी. Despite being the major source of livelihood, the agriculture sector continued to experience stagnation and deterioration during the British rule in India because of land tenure system. D. 30 का डी, जमींदारी सिस्टम बेटा. 31. Dash is one of the main positive contribution made by Britishers in India. तो सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन क्या था? डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, कंस्ट्रक्शन ऑफ. ये गलत है डी वाला. ऑल वेदर रोड तो थे ही नहीं, राइट. रेलवे, इसमें बेटा सीधा सीधा आंसर रेलवे आएगा. रेलवे सबसे अच्छा उनका क्या था? कंट्रीब्यूशन था. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, कितने लोग कौन कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं. तो बेटा इसका आंसर होगा 32 का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग फोर्स अमोंग द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. ए आंसर होगा इसका. 33. which among the following is cause of agriculture stagnation during the British rule? तो बेटा लिमिटेड पब्लिक सेक्टर सिस्टम और डी. 33 का डी. हमेशा याद रखना एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टैग्नेशन की बात आए तो दो ही रीजन थे, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन और लैंड सेटलमेंट सिस्टम, वही जमींदारी सिस्टम. ठीक है. 34. इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फ्यूडल थी क्या? नहीं, सेमी फ्यूडल थी. तो गलती से भी फ्यूडल मत कर देना. इसका आंसर है बेटा बी, बैकवर्ड इकोनॉमी. 35.
द मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वॉज, अब देखो इसका मैंने बोला ना, क्या आंसर आएगा बोलो, मेन क्या रीजन था, वही लैंड सेटलमेंट सिस्टम, लैंड टेन्योर सिस्टम। ओके, बोलते जाया करो, थोड़ा सा पता चले कि हाँ सब है। नेक्स्ट, मेजर कंट्रीब्यूशन, मेजर कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा था बेटा, कौन बताएगा, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा था, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। गुड। नेक्स्ट, बस आधा घंटे में हो जाएगा बेटा पूरा खत्म ये। 37, इन द स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, याद है स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था, गांधी जी ने कहा था कि इंडिया के बने हुए गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम कंज्यूम करेंगे। स्टार्टेड इन 1905, इंडियंस स्टार्टेड डिचिंग ब्रिटिश गुड्स फॉर इंडियन प्रोडक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका इंपैक्ट क्या हुआ होगा, राइज इन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, फॉल इन इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन, राइज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया। तो बेटा दो हुआ, क्यू एंड आर। तो 37 का आंसर है ए, हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया और अपने यहां बनाना शुरू कर दिया। 38, which year is regarded as defining mark to the demographic transition, कौन बताएगा इसका आंसर, वन स्टेज टू अनदर, याद है मैंने कहा था स्टेज वन को छोड़कर दूसरी स्टेज में चले गए थे हम, कौन बताएगा इसका आंसर, वेरी गुड, 1921, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि हमने पॉपुलेशन का स्टेज वन छोड़ के हम स्टेज टू में चले गए थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 39, 72 के सबसे पास कौन है, 75, तो 39 का आंसर होगा सी। कितने लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थे, तो एग्जैक्ट अमाउंट है 72.7, लेकिन अगर 75 नियर है तो हम इसको लगा देंगे, ठीक है। मेरी इन पीडीएफ से बाहर एक भी असर्शन रीजन, एक भी मल्टीपल चॉइस नहीं आएगा बेटा किसी भी चैप्टर का, इन मल्टीपल चॉइस और असर्शन रीजन को कर लेना बस। अंडर द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट, द जमींदार, ठीक है, जमींदार क्या करते थे, ड्यूज टू स्टेट वर फिक्स्ड, स्टेट को जो उन्हें पैसा देना था वो फिक्स था, इसका मतलब क्या था, दे रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट सपोर्ट टू इंक्रीज प्रोडक्शन, गलत है, दे वर एक्सप्लॉइटेड एंड फोर्स्ड टू पे रेंट रिगार्डलेस ऑफ द प्रोड्यूस, they had to the support of the landlord against the ये क्या है, oppressiveness, जो भी है, crisis of the British, they were forced to shift from food crop to commercial crop। तो ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम की बात कर रहा है, और ये कल्टीवेटर्स के लिए इसका क्या मतलब था, तो बेटा 40 वाले का आंसर हो जाएगा बी, एक्सप्लॉइट करने के लिए ऐसा किया गया था, सिंपल। नेक्स्ट, द रोड विच was built by the British in India was to mobilizing the army within India and drowning out the raw material, सी आंसर होगा। उन लोगों ने रोड क्यों बनाए थे, ताकि इंडिया से माल लेके जाया जा सके और पूरी आर्मी को इंडिया में मोबिलाइज किया जा सके। 42, विच इंडस्ट्री रिसीव अ मेजर सेटबैक, सेटबैक का मतलब है बेटा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स किसको आई थी, आयरन एंड स्टील नहीं, ये तो बनी थी 1907 में, पेपर और सीमेंट इंडस्ट्री भी बनी थी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी बेटा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नाउ 43, डैश रेफर्स टू रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीज वर्कफोर्स अमंग वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बेटा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कि कैसे कैसे लोग डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी इकोनॉमी के अंदर। पर कैपिटा इनकम, वही टोटल इनकम लोगों की पॉपुलेशन में कैसे बांटी जाएगी, तो बी आंसर होगा बेटा 44 का बी, टोटल पॉपुलेशन के बीच में पूरी नेशनल इनकम कैसे बटेगी, दिस इज पर कैपिटा इनकम। ओके, नाउ नेक्स्ट, 45, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक साल के बच्चे की मौत हो जाती थी
कितने एक साल से बच्चों की मौत हो जाती थी पर 1000? 1000 बच्चे अगर पैदा हुए हैं एक साल तक के, तो उनमें से कितने बच्चों की डेथ हो जाती थी? तो नंबर ऑफ बर्थ ऑफ चिल्ड्रन बिलो, नंबर ऑफ बर्थ नहीं, नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ। तो बेटा 45 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 46, which of the following factor further caused decline of jute textile after partition? ठीक है, तो बेटा 46 का आंसर होगा लैक ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे ही पार्टीशन हुआ हमारी जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कमी पड़ गई, किसकी? रॉ मटेरियल की। क्योंकि मैंने बताया था जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो आज का बांग्लादेश है, उसमें बहुत ज्यादा जूट होता था और वो पूरा का पूरा पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 47 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ग्रीन एनएनपी क्या होता है? तो बेटा नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट फॉल इन स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल। देखो, आपने जितना भी प्रोडक्शन किया उसमें से नेचुरल कैपिटल को माइनस कर दो, नेचुरल कैपिटल को हटा दो, तब आपने कितना नेशनल प्रोडक्शन किया, दैट इज कॉल्ड ग्रीन एनएनपी। देखो, जितना भी प्रोडक्शन हुआ, मैं इसको समझा देता हूं, एक सेकेंड बस। देखो, हाँ, जितना भी प्रोडक्शन हुआ, सपोज करो कि मैंने 5000 का प्रोडक्शन किया। कितने का? 5000 का प्रोडक्शन किया। अब उस प्रोडक्शन में मैंने जो जमीन से गोल्ड, सिल्वर, कोल, पेट्रोलियम ये निकाला, ये 2000 करोड़ का निकाला। तो टोटल प्रोडक्शन में से 2000 करोड़ जब आप माइनस करोगे, जो 3000 करोड़ का है, ये कहलाएगा ग्रीन एनएनपी, क्योंकि ये मैंने जमीन से नहीं निकाला। टोटल 5000 का किया था, 2000 का मैंने जमीन से नेचुरल रिसोर्सेज निकाल लिए। तो ग्रीन, जिसमें कोई भी नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट ना हुआ हो, उसको हम बोलते हैं ग्रीन एनएनपी। उस प्रोडक्शन को ग्रीन एनएनपी बोला जाता है। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, इंडिया फॉरेन ट्रेड हैड वेरियस फीचर्स एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा फीचर नहीं था? फ्री ट्रेड फ्रॉम इंडिया टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अरे वाह, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा रखी थी और यहां ये कह रहा है फ्री ट्रेड। ठीक है बेटा, तो डी आंसर इसका गलत है 48 का। 49, व्हाट डज द एक्सपोर्ट सरप्लस मींस? एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। तो इसका आंसर हो गया बेटा कौन सा? व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री इज मोर देन इंपोर्ट, सी। 49 का सी। क्वेश्चन नंबर 50, द मेन फोकस ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी परस्यूड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो वो लोग बेटा अपने आप को अच्छा करना चाहते थे। ठीक है, स्ट्रेथनिंग स्ट्रेथनिंग द इंडस्ट्रियल बेस ऑफ इंडिया अलोंग विद ब्रिटेन, ये गलत है। स्ट्रेथन द फ्लरिशिंग इंडस्ट्रियल बेस ऑफ ब्रिटेन, ये सही है। तो 50वें का बी, वो अपना वो करना चाहते थे। तो बी मतलब ऑप्शन आपका सी वाला सही है। 51, ब्रिटिशर्स क्रिएट अ मोनोपोली ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? तो बेटा स्विच कैनल सही है, डिस्क्रिमिनेटरी ये भी सही है, फुल कंट्रोल ओवर फॉरेन ट्रेड। ओके, तो इसका ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा बेटा 51 का। सबसे पहला सेंसस कब आया था? कौन बताएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे पहला सेंसस कब आया था? 1881। 1881 बेटा, पहला सेंसस पूछ रहा हूं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड मत बताया करो हर बार। पहला सेंसस 1881, गुड। द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ सर्व द पर्पस ऑफ। देखो, टेलीग्राफ सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, लेकिन इसने ब्रिटेन के लिए किया क्या? कौन कौन से पर्पस फुलफिल किए थे? ठीक है बेटा, तो मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इसका आंसर होगा सी। जब भी कहीं कोई बगावत होती थी, ब्रिटिशर तुरंत टेलीग्राफ भेज देते थे, उनको तुरंत पता चल जाता था, तो सी आंसर होगा बेटा। 54, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर विच हेल्प इन ग्रोथ ऑफ ऑल ऑफ दीज। इंडस्ट्री बढ़ेंगी
तो प्राइमरी सेक्टर भी बढ़ेगा, टर्शरी भी बढ़ेगा और सेकेंडरी भी बढ़ेगा। इसको कब बनी थी? इसको कब बनी थी? टाटा आयरन स्टील कंपनी। वेरी गुड, 1907। पहला ऑफिशियल सेंसस कब आया था? देखो दोबारा आ गया यही क्वेश्चन, 1881। इनमें से कौन सी कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक सही नहीं है डेमोग्राफिक प्रोफाइल की? लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 44, लिटरेसी रेट वाज लेस देन 16%, मोर्टेलिटी रेट वाज लो। ये गलत है बेटा। 57 का बी गलत, ये भी है, लेकिन 44 और 32 दो आंसर हो सकते हैं। हम प्रेफरेंस 32 को देंगे, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मॉडर्न इंडस्ट्री। कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में आ गई थी? सुगर, आयरन स्टील, जूट। बेटा तीनों आ गई थी। 58 का ऑल ऑफ दीज। स्विच कैनल कब ओपन हुई थी? 1869। सी ऑप्शन है बेटा इसका, 59 का। When did the modern postal system started in India? इंडिया में पोस्टल सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था? जिसको नहीं पता वो अलग से लिख लेना, 1854, 1854 में। ये अलग से लिख लेना बेटा कहीं भी कि पोस्टल सिस्टम इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था। ओके, चलिए बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, दैट आर असर्शन रीजंस। ठीक है, चलिए मोस्ट 61 असर्शन रीजन की बात करेंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है पहले ये देखना है। देखो असर्शन रीजन सही करने का एक सिंपल सा तरीका है, पहले तो ये देखो कि दोनों सही भी हैं या नहीं। अगर दोनों गलत है तो आपको आगे कुछ सोच, मतलब दोनों में से कोई भी एक गलत है तो आपको आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों सही है तब एक स्टेप और आएगा, वो मैं अभी बताऊंगा जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। फिलहाल इन दोनों को देखो, ये दोनों सही है या गलत है। Most land holdings were economic yielding low output at a high cost। तो ये उसी टाइम की बात कर रहा है बेटा, है ना? तो सही कह रहा है, ज्यादातर लैंड होल्डिंग में आउटपुट बहुत कम था और कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी, तो इसका असर्शन सही है। लैंड होल्डिंग वर बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड, ये भी सही है। जब दोनों सही हो तो ऊपर वाली लाइन को आपको एक बार फिर से पढ़ना है, मेरी बात दोबारा सुन लो। असर्शन रीजन करते समय जब दोनों लाइन सही हो तो ऊपर वाली लाइन को दोबारा पढ़ो और मन में उसका रीजन सोचो। अगर वो नीचे लिख रहा है तो असर्शन रीजन वाला आंसर ए आएगा, अदरवाइज बी आएगा। तो लैंड होल्डिंग कम आउटपुट दे रही थी, कॉस्ट ज्यादा आ रही थी, इसका क्या रीजन हो सकता है? कि लैंड छोटी छोटी थी, तो वो रीजन लिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? जो मैंने आपको आंसर की भेजी है उसमें गलत दे रखा है ना इसका आंसर। यस सर। हाँ, इसका आंसर ए होगा बेटा। सर एक वो ऊपर जो एमसीक्यू दिया था पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वाला, उसका आंसर भी शायद गलत दे रखा है। उसका आपने सेल्फ सफिशिएंसी कराया है बट उसमें ऑल ऑफ दीज दे रखा है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ठीक। हो जाता है उसमें, गलत हो जाता है। तो मतलब सेल्फ सफिशिएंसी है ना उसका हाँ हाँ आंसर? हाँ। ठीक। नाउ 62 द एस्टैब्लिश। अब फिर पहले इन दोनों लाइंस को पढ़ा करो, ये दोनों लाइन अगर सही है तो पहली वाली लाइन का रीजन दिमाग में सोचो। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये दोनों लाइन सही है तो पहली वाली लाइन का रीजन दिमाग में सोचो, अगर वो नीचे लिख रहा है तो सही है, अदरवाइज आंसर बी होगा। और दोनों में से कोई भी एक गलत है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। जैसे इसमें देखो 62 में, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्विच कैनाल इंटेंसिफाइड ब्रिटेन्स कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। और बढ़ा दिया कंट्रोल, स्विच कैनल बढ़ने की वजह से ब्रिटेन का हमारे ऊपर बढ़ गया, ऑब्वियसली वो बहुत जल्दी जल्दी इंडिया में आने लग गए थे, राइट? तो इससे क्या हुआ? द यूरोपियंस नो लॉन्गर हैड टू ट्रेवल अराउंड अफ्रीका टू रीच इंडिया। देखा, ये रीजन भी यही है इसका। अब उनको पूरा अफ्रीका घूम के नहीं आना था, वो इजिप्ट में से आ जाते थे बीच में से ही, इसलिए उन्होंने ज्यादा कंट्रोल बना लिया हमारे ऊपर। इसका आंसर होगा बेटा ए, 62 का ए। नाउ 63, 63 इंडिया डेवलप्ड अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस। अच्छा,
इंडिया में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस बन गया था, गलत है बेटा। असर्शन गलत, रीजन सही होगा, आंसर हो जाएगा इसका डी, 63 का डी। ठीक है, देखा, अगर दोनों में से कोई एक गलत है तो फिर आपको ज्यादा सोचने की दिक्कत जरूरत ही नहीं है। सोचने की जरूरत केवल तब होती है असर्शन रीजन में जब दोनों सही होते हैं। तो हमें फिर से असर्शन को एक बार पढ़ के उसका रीजन दिमाग में सोचना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया सॉ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ। इंडिया की बहुत सारी वेल्थ ड्रेन हो रही थी, सही बात है। अब इसका रीजन क्या था? अभी हम पहले ये वाली लाइन पढ़ते हैं, पहले हमेशा लाइन पढ़ा करो। इंडिया जनरेटेड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द पीरियड, ये भी सही है, एक्सपोर्ट सरप्लस था। लेकिन जब दोनों सही होते हैं तो हम दोबारा से पहली लाइन पढ़ते हैं और उसका रीजन दिमाग में सोचते हैं। इंडिया की वेल्थ जो ड्रेन हो रही थी वो तीन कारणों से हो रही थी। वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा कर रहे थे हमारे पैसों से, वो लड़ाइयां लड़ रहे थे हमारे पैसों से, और वो अपनी लग्जरी इंपोर्ट कर रहे थे हमारे पैसों से। क्या ऐसा कोई रीजन लिख रहा है? नहीं। तो इसका आंसर हो गया बी, दोनों सही हैं लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आ गई बात समझ में? 65, ब्रिटिशर्स डेस्ट्रॉय इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट मार्केट इन इंडिया, सही बात है। इंडिया वॉज मेड मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, ये भी सही बात है, राइट। अब ये रीजन भी तो है क्यों उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट को खत्म किया था, इसलिए तो खत्म किया था ताकि वो अपना माल बेच सके यहाँ। तो इस 65 का आंसर हो जाएगा ए। ऐसे देखा करो। अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीज, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो डिक्रीज हो गया था। डिक्रीज तो नहीं हुआ था बेटा, मेरे हिसाब से डिक्रीज तो नहीं हुआ था, बढ़ा ही था। भले ही रॉ मटेरियल बढ़ा था लेकिन बढ़ा था। तो हम इसका आंसर बेटा, एसर्शन गलत है, इसका आंसर हम करेंगे डी। एसर्शन गलत है तो मतलब डी आंसर है इसका। 67, द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interest of their home country, सही बात है बेटा, ठीक है। और इसी ने इंडिया को क्या बना दिया? रॉ मटेरियल बना दिया, सप्लायर बना दिया रॉ मटेरियल का, और कंज्यूमर बना दिया फिनिश्ड गुड का। और इसी वजह से उनकी इकोनॉमी स्ट्रेंथन हुई थी। तो इसका आंसर भी ए होगा, 67 का आंसर ए। अगर किसी पे कोई वो करना हो डिस्कशन तो बेटा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 68, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन 1850, ठीक है। Along with the development of road and railway, the colonial dispensation also took measure for developing the inland tree sea, हाँ ये भी सही है लेकिन इसका आंसर बी होगा, ठीक है बेटा। क्योंकि रीजन ये नहीं था रेलवे लाने का, रेलवे लाने का रीजन था कि वो इंडिया के कोने कोने से रॉ मटेरियल ले जाना चाहते थे और इंडिया के कोने कोने में अपनी आर्मी भेजना चाहते थे, ये रीजन था। तो इसका आंसर होगा बी, 68 का। नाउ लास्ट पेज है बेटा, 69, the social benefit which the Indian people gained owing to the introduction of railway were outweighed by the country's huge economic loss। और क्या, हमने भले ही कितना भी फायदा पाया, हमारी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज थी और कल्चरल बाउंड्रीज थी वो कम हो गई। रेलवे आने के बाद हम अपने पड़ोसियों से मिलने लगे, पड़ोसी स्टेट्स को जानने लगे, कश्मीर से कन्याकुमारी घूमने लगे। लेकिन ये जो हमने गेन पाए थे, इसका हमने इकोनॉमिक लॉस भी तो बहुत झेला था। वो पूरे इंडिया से ही रॉ मटेरियल ले जाने लगे थे। तो असर्शन सही है, ठीक है। क्यों? क्यों सही है? क्योंकि रेलवे आने की वजह से इंडिया के जो विलेजेस थे उनकी सेल्फ सफिशिएंसी बिल्कुल खराब हो गई थी। इसलिए मैंने बोला था उसमें सेल्फ सफिशिएंट आंसर आएगा। सेल्फ सफिशिएंसी डिस्टर्ब हो गई थी बेटा। तो इसका आंसर होगा ए, 69 का ए। 70, the major policy or initiative that is land reforms and green revolution helped India to become self-sufficient in food grain production। अभी ये चैप्टर तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं बता दूं, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया था बेटा। तो ये ट्रू है, असर्शन सही है, ठीक है। लेकिन पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड, ये भी सही है। इसका आंसर होगा 70 का बी।
71 इंडियाज रिनोड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय की गई थी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी से, सही बात है। गवर्नमेंट इम्पोज हैवी टैक्स हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड फ्रॉम ब्रिटेन, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 71 का, 71 का, एक सेकेंड। colonial government impose heavy duty on import of finished good from Britain, बेटा रीजन गलत है। इंपोर्ट जब हम ब्रिटेन से करते थे वो तो फ्री थे बिल्कुल, उन पर टैक्स कहां था, तो रीजन गलत है बेटा, असर्शन सही है। आंसर होगा सी 71 का। 72 एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल, सही है। 65% विलेजेस में रहती थी, गलत है, रीजन गलत है बेटा। 84% 84% रहती थी बेटा। 72 clear, assertion is true, reason is false. 73 decline of handicraft industry led to increase in import of manufactured good from Britain, सही बात है। Indian made good could not withstand with the foreign competition of the machine made cheap product, ये भी सही बात है बेटा, आंसर होगा ए 73 का। 74 natural resources in India were not drained for growth of the British industry, बेटा assertion गलत है, इंडिया का सब कुछ लूट ले गए थे बेटा वो, तो assertion is false। 74 and the last question is 75। बस इसके अलावा इस चैप्टर में बेटा कुछ मत करना, भले ही तुम, इसमें सब कुछ आ गया है। उड़ीसा कोस्ट लाइन के जो वो बनवाए थे मैंने बताया था, वो भी आ गया है, इनलैंड सी जो बनाए थे, ठीक है। ब्रिटिश रूलर्स फॉलो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, सही बात है। दिस फैसिलिटेट ट्रेड एंड रिजल्टेड इन ह्यूज इनफ्लोज ऑफ फंड इन इंडिया। 75 बहुत सारा पैसा इंडिया में आया था और इसने इंडिया के ट्रेड को फायदा पहुंचाया था, गलत है बेटा, रीजन, ठीक है। तो इसका 75 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। दैट्स ऑल। अगर किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए तो ये रहा नंबर, ओके, कॉल करो, पीडीएफ मिल जाएगी विद आंसर। अब अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज कल हम लोग चैप्टर नंबर, कल हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, फिर कल हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर 2। हाँ, इंडियन सर इकोनॉमी एक बार फ्रॉम लास्ट वाला क्वेश्चन और दोबारा 1947 explain टू कर 1990।